डिफ्यूजन। हाँ हाँ हाँ, मतलब गैस बाहर कहाँ जल्दी किस में से निकल जाएगी, मूव किस में से करेगी। अच्छा, और सर नाइट्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? नाइट्रोजन पर हाँ सर, क्योंकि इसमें क्वेश्चन था सिंस द एटॉमिक हाइड्रो वेट। हाइड्रोजन पर था, नाइट्रोजन पर था। सर इसमें हा- क्वेश्चन था कि सिंस द एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन तीनों का एटॉमिक वेट दिया था, फिर बोला हाँ गया था कि कौन से पेयर ऑफ गैसेस में जो है सेम रेट पे वो डिफ्यूज करेंगे। तो हाँ ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। हाँ हाँ हाँ, तो मोलिकुलर फार्मूला बना लो ना। मोलिकुलर फार्मूला सबका चेक कर लो, मोलर मास निकालो, अगर सेम मोलर मास होगा तो रेट सेम हो जाएगा, तो तो वही मुझे डिफ्यूज भी हो नाइट्रोजन जाएगा। पर ऑक्साइड का नहीं समझ आ रहा था। ये ऐसे दे दो। हाँ हमने किया था N2O। ओके सर। तो हम कर रहे थे, अच्छा ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर किया था और हम लोग यहाँ पहुंच गए थे ग्राफ पर हम। तो नेक्स्ट देखो बेटा आता है, पॉइंट आता है आपका लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, देखो गैस को आपको लिक्विफाई करना है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। आपने देखा था कि गैसेस जो बेटा है वो डेविएट किस साइड करती है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव साइड करती है। जब गैसेस डेविएट अट्रैक्टिव साइड करेंगी, मतलब ए और बी के वैन डर वाल कांस्टेंट ज्यादा होंगे, तो हम, अच्छा इससे लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस वाला पॉइंट अगर हम देखते हैं, तो मैं पहले एक चीज बता देता हूँ आपको। देखो एक फिनोमिना होता है, ये पार्ट, क्रिटिकल टेम्परेचर, टीसी बोलते हैं इसको, क्रिटिकल प्रेशर, पीसी, एंड क्रिटिकल वॉल्यूम, वीसी। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है कि मान लो किसी गैस को लिक्विफाई करना है आपको, तो लिक्विफाई करने के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं, प्रेशर हाई चाहिए होता है, प्रेशर बढ़ाते जाओ, या टेम्परेचर कम करते जाओ। और इसमें टेम्परेचर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। कोई भी गैस लिक्विफाई होना तब स्टार्ट होती है जब एक पार्टिकुलर टेम्परेचर तक तो ठंडा किया जाए उसको, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर तक वो आए, उसके बाद उस पर प्रेशर लगाओ, तो वो जो होता है उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। इस बात को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। जैसे हम कंसिडर करते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लिक्विफिकेशन कंसिडर करते हैं, ग्राफ के थ्रू कंसिडर करते हैं अपने। प्रेशर और वॉल्यूम चेक करते हैं। तो देखो सिंपली, अगर हम बहुत कम टेम्परेचर पर गैस को लिक्विफाई करते हैं तो गैस लिक्विफाई हो जाती है और कुछ ऐसा कर्व मिलता है। इस कर्व को पहले देखो, पढ़ना सीखो आप, कि इसका मतलब अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो वॉल्यूम कम होता जा रहा है बेटा, वॉल्यूम भी कम होता जा रहा है। ऐसे देखते जाओ, वॉल्यूम कम होता जा रहा है और प्रेशर चेंज होता जा रहा है। ये ऐसे ग्राफ आया। तो यहां पर जब वॉल्यूम कम होगा तो ये इसका मतलब आपका गैस, ये लाइन जो है वो गैस के बिहेव को एक्सप्लेन कर रही है, ये आपकी जो है उसी गैस का लिक्विड को एक्सप्लेन कर रही है। और यहां पर ये लाइन जो शो कर रही है कि ये जो लिक्विड है आपका, ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अब दोबारा देखो इस ग्राफ को। सपोज CO2 को हमने 0 डिग्री सेल्सियस पर स्टडी किया
और CO2 गैस के ऊपर हमने प्रेशर बढ़ाना स्टार्ट किया, गैस को लेके प्रेशर बढ़ाना स्टार्ट किया, तो गैस के पार्टिकल पास आने लग जाएंगे। यहां से स्टार्ट किया, पहले लिक्विड था सपोज, तो लिक्विड अगर गैस थी तो आपने क्या प्रेशर बढ़ाना स्टार्ट किया, तो गैस के पार्टिकल जो है, ये गैस से स्टार्ट करो, ये इधर से ले आओ आप। सपोज CO2 रूम टेम्परेचर पर गैस होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पर उस गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाना स्टार्ट किया। तो पहले हमने देखा कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते गए तो प्रेशर बढ़ता, यहाँ से ऊपर से नीचे जा रहे हो तो ये इसका मतलब प्रेशर कम कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे गए तो प्रेशर कम होता गया इधर से इधर, तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो वॉल्यूम, प्रेशर कम करने पर वॉल्यूम बढ़ता गया, तो गैस जो है वो फैलने लग गई। इधर वॉल्यूम ले रहे हैं ना, इधर प्रेशर ले रहे हैं, और इसका मतलब इधर जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, नीचे जाओगे तो प्रेशर कम होगा और वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो उल्टा कर दिया हमने, वॉल्यूम इधर बढ़ रहा है तो ये लिक्विड हो गया, ये लिक्विड से गैस हो गया, ये गैस हो गया ना, तभी उल्टा आ रहा था। ये आप देखो, अब देखो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो जब आप वॉल्यूम बढ़ता जाएगा तो लिक्विड के पार्टिकल एक दूसरे से अलग अलग होते जाएंगे और धीरे धीरे यहां से आके वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जब जब तक ये लिक्विड सारा का सारा गैस में कन्वर्ट होगा तब तक इक्विलिब्रियम बना रहेगा। अब यहां आते आते इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लिक्विड से गैस कन्वर्ट होता गया, यहां आते आते वो जो आपकी जो लिक्विड थी वो गैस के अंदर कन्वर्ट होने लगी। अब इसी चीज को उल्टा सोचो, अगर ये सपोज गैस है आपकी, गैस पर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, ऊपर की साइड जा रहे हो, तो वॉल्यूम कम होता जा रहा है, यहां तक आ गए आप। अब गैस यहां से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई और एक कांस्टेंट प्रेशर बना रहा जब तक वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती चलेगी। अब जब वो लिक्विड में पूरी तरह से कन्वर्ट हो गई तब आप उस पर जो है और ज्यादा प्रेशर बढ़ाने लगे, तो प्रेशर तो बढ़ जाएगा लेकिन लिक्विड में वॉल्यूम में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, आप देखोगे। ये आपने 0 डिग्री सेल्सियस पर आपने इस टाइप से इस गैस को इधर से ले जाके इधर लिक्विफाइड कर दिया। अब आपने क्या किया, इसको अलग अलग टेम्परेचर पर डिसाइड किया आपने। तो ये ग्राफ अलग अलग टेम्परेचर के लिए बनाते हैं हमने। सपोज इस प्रैक्टिकल को आपने बार बार रिपीट किया, पहले आपने 0 डिग्री सेल्सियस पर जो किया था उसको भी ग्राफ को लिख देते हैं हमने। 0 डिग्री सेल्सियस पर ऐसे आया और ऐसे हो गया, ये चीज लिक्विड को शो कर रही थी, ये चीज गैस को शो कर रही थी, बीच में इक्विलिब्रियम था, मतलब लिक्विड से गैस में कन्वर्जन या गैस से लिक्विड में कन्वर्जन था। अब आपने ये सपोज 10 डिग्री सेल्सियस पर इसी टेम्परेचर को रिपीट किया, तो आपने देखा इस ग्राफ की ये वाली लाइन जो थी, ये वाली, ये छोटी होगी, ये गैस, ये लिक्विड, बीच में कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस। फिर आपने टेम्परेचर और बढ़ा करके और इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया आपने, सपोज आप 30 डिग्री सेल्सियस पर आ गए, तो आपने देखा कि ये लाइन जो था, ये बीच वाला पार्ट बिल्कुल छोटा रह गया, ये ऐसे आ गया, ये लिक्विड, ये गैस। और आपने 31.1 डिग्री से आपने देखा कि ये लास्ट टाइम में जो गैस था वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हुआ, मतलब ये बस छोटी सी जगह आ गई। और अब आपने टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा लेके किया तो ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट हुआ ही नहीं, गैस गैस ही बनी रही। इसका मतलब CO2 का ये प्रैक्टिकल क्या शो करता है कि CO2 का लिक्विफिकेशन प्रेशर के थ्रू किस टेम्परेचर से स्टार्ट हुआ, आप देखो किस टेम्परेचर से स्टार्ट हुआ था। लिक्विफिकेशन करना है तो कम से कम गैस का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 31.1। कौन सी गैस का, हर एक गैस के लिए अलग अलग टेम्परेचर होता है, तो CO2 गैस का 31.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लिक्विफिकेशन हुआ था, लेकिन 31.1 से ऊपर गैस गैस ही बनी रही, उसका लिक्विफिकेशन नहीं हुआ। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि CO2 को लिक्विफाई करने के लिए 31.1 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर रखा तो गैस का लिक्विफिकेशन नहीं होगा, प्रेशर कितना भी लगा दो। उसको कम से कम आपको किस टेम्परेचर पर लाना होगा, एटलीस्ट 31.1 या इससे नीचे वाले टेम्परेचर पर आपका उसका लिक्विफिकेशन देख सकते हो। CO2 का लिक्विफिकेशन अगर हम यहां से देखें तो आपका इन सब टेम्परेचर पर लिक्विफिकेशन हुआ है गैस का।
गैस लिक्विड में कन्वर्ट हुई है, लेकिन इससे ऊपर टेम्परेचर पर गैस नॉट लिक्विफाई। तो कोई भी किसी गैस का पार्टिकुलर टेम्परेचर जिससे अबो टेम्परेचर पर आप कितना भी प्रेशर लगा दो गैस लिक्विफाई नहीं होगा, उस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। तो क्या डिफाइन करोगे? ए particular temperature for particular gas above this temperature, above which temperature, या दिस कर दो कुछ भी, above this temperature that gas cannot be liquefied on applying any range of pressure, any range of pressure is known as critical temperature for that gas. As example, अभी आपने CO2 देखा, as example CO2 gas कैन नॉट बी लिक्विफाइड। किस टेम्परेचर के ऊपर बेटा? CO2 गैस कैन नॉट बी 31 greater than above, CO2 gas cannot be liquefied above 31.1 degree Celsius temperature on applying any range of pressure। कितना भी प्रेशर लगा दो, any range of pressure। तो हर एक गैस का अलग अलग टेम्परेचर ये होता है। जैसे CO2 प्रैक्टिकली जो हमने किया, ये जो कर्व बनाया आपने, एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको, एंड्रयूज, ये एक्सपेरिमेंट CO2 पर आपने देखा। तो एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट से क्लियर है कि CO2 गैस को लिक्विफाई अगर करना है तो टेम्परेचर एटलीस्ट कहां से स्टार्ट होगा? इट मींस 0 to 31. it means liquefaction of CO2 gas can start ऊपर वाली रेंज से लेके चलना, कैन स्टार्ट फ्रॉम 31.1 डिग्री सेल्सियस एंड as temperature will be decreased from 31.1 degree Celsius, ease of liquefaction will be increased। आपका ऊपर वाले ग्राफ से क्लियर है बेटा आपका कि इस ग्राफ से, प्रैक्टिकल से, जो आपका ये एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट है, इससे क्लियर पता लग रहा है कि आपका लिक्विफिकेशन किस डायरेक्शन में ज्यादा होगा। स्टार्ट कौन से टेम्परेचर से होगा? 31.1 से, और जितना टेम्परेचर 31 से कम की तरफ करते जाओगे, नीचे की साइड आते जाओगे, जैसे 30 से 10 से, तो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन आपका इंक्रीज होता जाएगा। 31.1 पर तो बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए होगा, 31.1 चलोगे तो प्रेशर कम होता जाएगा। आप और नीचे 0 पर देखो, बस इतना सा प्रेशर है, यहाँ से लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो रहा है आपका, तो कम प्रेशर आता जाएगा। यहाँ पर ज्यादा प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पर और ज्यादा होगी, और 31 से ऊपर चले जाओगे तो आपको प्रेशर कितना भी लगा दो, उसका लिक्विफिकेशन गैस का पॉसिबल नहीं है। तो ग्राफ में जो आप ये देखते हो, ये वाली लाइन, स्ट्रेट लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस ये डिसाइड करती है कि लिक्विफिकेशन ऑफ गैस कितना ज्यादा हो रहा है। जितना लेंथ ऑफ
स्ट्रेट ग्राफ का होगा, लेंथ जितना ज्यादा होगा, इसकी लेंथ जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब लिक्विफिकेशन उतना इजी होगा। तो हम ग्राफ से भी बता सकते हैं लिक्विफिकेशन, और इससे भी बता सकते हैं। ग्राफ से क्या बता सकते हो, देखो आप यहां लिख सकते हो, या नोट दे दो, अलग से दे दो नोट। लेंथ ऑफ स्ट्रेट ग्राफ जो बीच वाला है, जितना ज्यादा होगा उतना ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ कोई भी गैस हो उसका ज्यादा होगा। जैसे इस ग्राफ को देख के बताओ बेटा, जितने टेम्परेचर दिए हुए हैं उसमें लिक्विफिकेशन ऑफ गैस किस टेम्परेचर पर सबसे ज्यादा होगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री। 0 डिग्री सेल्सियस। लिक्विफिकेशन सबसे ज्यादा जो बेटा होगा वो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होगा। तो इस क्रिटिकल टेम्परेचर जो है, अब ये डिपेंड किस पर करता है बेटा? देखो क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो एक्चुअली वैन डर वाल कांस्टेंट पर डिपेंड करेगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए देखो आपने पढ़ा था कि अट्रैक्टिव फोर्सेज ज्यादा होने चाहिए फॉर लिक्विफिकेशन और रिपल्सिव Yes. फोर्सेज कम होने चाहिए। तो आपका डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उसका एक फार्मूला दिया गया, निकाल भी सकते हैं लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है अपने को। क्रिटिकल टेम्परेचर को बोलते हैं हम TC। ये होता है 8A/27 RB। क्रिटिकल टेम्परेचर TC इज इक्वल टू 8A/RB। तो देखो 8 भी कांस्टेंट है, 27 और R भी कांस्टेंट है, और AB भी कांस्टेंट है, लेकिन R तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सब गैसेस के लिए सेम होगा। तो गैसेस के लिए किसकी वैल्यू डिफर होगी? फॉर गैसेस वैल्यू ऑफ वैन डर वाल कांस्टेंट A एंड B आर डिफर। अलग अलग गैसेस के लिए वैन डर वाल कांस्टेंट A और B की वैल्यू डिफर आएगी। तो A और B की डिफर आएगी, तो लिक्विफिकेशन के लिए क्या ज्यादा होना चाहिए बेटा? फॉर लिक्विफिकेशन, फॉर लिक्विफिकेशन A क्या होना चाहिए? हाई। और B क्या होना चाहिए बेटा? लो। अगर कोई गैस लिक्विफाई करना चाहते हो तो अट्रैक्टिव फोर्सेस उसमें ज्यादा होने चाहिए, A हाई होना चाहिए, B लो होना चाहिए। A और B का रेशियो क्या होना चाहिए? A हाई B लो, तो A और B का रेशियो हाई होना चाहिए। A और B, A ज्यादा B कम, तो रेशियो भी तो ज्यादा हो जाएगा। A ज्यादा B कम, ये 4 ये 2। अब मैं कह रहा हूं A ज्यादा कर देता हूं 8 और B कम कर देता हूं 1, तो रेशियो क्या हो गया? पहले 4/2 2 आया, अब क्या हो गया? 8/8 8 आ गया। तो बढ़ा या कम हुआ रेशियो? मैथमेटिकली बढ़ गया। सोचना है आपको। A ज्यादा होना चाहिए, B कम होना चाहिए। A और B का रेशियो क्या होना चाहिए? ज्यादा। A और B का रेशियो ज्यादा होना चाहिए। A और B वैन डर वाल कांस्टेंट का रेशियो जितना ज्यादा होगा लिक्विफिकेशन ज्यादा होगा। अब इधर आ जाओ, देखो क्रिटिकल टेम्परेचर भी तो A और B के रेशियो पे डिपेंड कर रहा है। क्रिटिकल टेम्परेचर किसके रेशियो पे डिपेंड कर रहा है? A और B के। या ये कहो कि A ज्यादा होगा तो क्रिटिकल टेम्परेचर TC की वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी? A ज्यादा होगा तो बेटा TC की वैल्यू ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। A भी ज्यादा है तो क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा होना चाहिए। ध्यान रखना ये बात कि जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा हो गया, इसका मतलब उसका लिक्विफिकेशन ज्यादा होगा। फॉर लिक्विफिकेशन A की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, B की वैल्यू कम होनी चाहिए, A और B की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। तो आप क्रिटिकल टेम्परेचर को देख के भी ईज ऑफ लिक्विफिकेशन निकाल सकते हैं। TC इज इक्वल टू, सीधा डायरेक्ट फार्मूले से पता लग रहा है कि क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेज ज्यादा और रिपल्सिव फोर्सेज कम है। A की वैल्यू ज्यादा, B की वैल्यू कम होगी, तभी क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो आप इससे भी देख सकते हो। तो फॉर लिक्विफिकेशन, तो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन एक तो आप फार्मूलों से देख सकते हो। ईज ऑफ लिक्विफिकेशन इंक्रीज होगा, बताओ किस किस चीज के साथ इंक्रीज होगा बेटा? A की वैल्यू ज्यादा इंक्रीज और क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू भी जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ज्यादा होगा। और
किया था ना मैंने Z, वो कम होना चाहिए, नीचे की तरफ जाना चाहिए, लिक्विफिकेशन किया है। तो एक तो आप A और TC की वैल्यू से देख सकते हो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। दूसरा क्या देख सकते हो आप, फ्रॉम फार्मूला से भी देख सकते हो। तो उसमें क्या चीज ज्यादा होनी चाहिए, पोलैरिटी ज्यादा होनी चाहिए। मोलिक्यूल में पोलैरिटी ज्यादा होगी तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो जिसमें पोलैरिटी ज्यादा होती है उस गैस का ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ज्यादा होता है। अगर मोलिक्यूल नॉन पोलर हैं, अमोंग नॉन पोलर मोलिक्यूल, अगर गैस में बेटा पोलैरिटी नहीं है अमोंग नॉन पोलर गैसेस, तो फिर आपका मोलर मास ज्यादा होना चाहिए। मोलर मास मतलब मोलर मास ज्यादा होने से वैन डर वाल फोर्स ज्यादा हो जाते हैं। तो आपको इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। तो कुछ प्रॉब्लम जो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन आपको ए की वैल्यू दे दी जाएंगी या क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू दे दी जाएंगी, उनसे देखनी है आपने। अगर वो नहीं दे रखा है तो पोलरिटी से देखनी है। जैसे एज एग्जांपल मैंने बोल दिया ये गैस ए और बी है और इनके क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर एक का जो है वो है आपका -14 डिग्री सेल्सियस और एक का टेम्परेचर है 31.1 डिग्री सेल्सियस। बताओ कौन सी गैस इजिली लिक्विफाई होगी, ए गैस इजिली लिक्विफाई होगी या बी? जिसका सर बी। क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा तो बी। तो ये इजिली लिक्विफाई, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा आया है तो इसका मतलब टीसी ज्यादा आया है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे और बी कम होगा। और जिसका टेम -14 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मतलब ये लिक्विफाई लिक्विफाई विद डिफिकल्टी। तो आपको ऐसे देख करके बता सकते हो। तो इसमें बताओ एक हाइड्रोजन है और एक गैस CO2 है, तो बताओ ए कौन सी हुई बी कौन सी हुई? आपके पास दो गैसेस थी ए बी, उनके क्रिटिकल टेम्परेचर बता दिया आपने। ए हाइड्रोजन। अब मैंने फार्मूला बता दिया, HO2 बता दिया। तो इसका मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर अभी हमने पढ़ा ना 31.1, किसका क्रिटिकल टेम्परेचर था? CO2। तो याद है तो ठीक है, नहीं तो फार्मूला देख के भी तो बता सकते हो ना आप। अब फार्मूला देखोगे तो CO2 देखो, CO2 और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो है नॉन पोलर गैस और CO2 जो है वो नॉन पोलर गैस है, नॉन पोलर गैस बट विद पोलर बॉन्ड। बॉन्ड तो पोलर है। जैसे CO2 की स्ट्रक्चर बनाओगे तो स्ट्रक्चर ऐसी होती है ना CO2 की। तो ओवरऑल तो चलो वेक्टर कैंसिल हो गए दोनों साइड, ओवरऑल नॉन पोलर हो गया। लेकिन C और O जो है, C और O बॉन्ड तो पोलर है, इसमें तो पोलर बॉन्ड है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है। तो जब आपके पास नॉन पोलर गैस हो तो उससे नॉन पोलर दोनों हो, या तो आप मोलर मास चेक कर सकते हो या उसमें भी पोलरिटी चेक कर सकते हो। जैसे देखो आप दूसरा क्वेश्चन देता हूं, तो इसका मतलब H2 हो गया A और CO2 हो गया B। ऐसे ही देखो दूसरा प्रॉब्लम। अब मैंने क्या किया, आपको लिक्विफिकेशन पूछ लिया, अरेंज द फॉलोइंग gases in increasing order of their ease of liquefaction। और इसमें मैंने आपको गैसेस दे दी, जैसे हाइड्रोजन दे दी, नाइट्रोजन दे दी, CO2 दे दी और अमोनिया दे दी। ये गैसेस दे दी मैंने, H2N2CO2NH3। मैंने ईज ऑफ लिक्विफिकेशन पूछ लिया। अब भाई इसमें कौन सी इजीली, अब मैंने ए और बी की वैल्यू दी ही नहीं आपको, क्रिटिकल टेम्परेचर भी नहीं दिया, बस सीधा फार्मूला दे दिया। तो फार्मूलों में आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, दूसरे वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, आप पोलरिटी चेक करोगे। तो देखो अमोनिया का मोलिक्यूल जो होता है NH3 ऐसे होता है, केमिकल बॉन्डिंग आपने पढ़ा। तो इसमें
पोलरिटी आती है, यानी कि म्यू इसका 0 नहीं होता। तो ये कैसा मॉलिक्यूल है मेरे पास? पोलर मॉलिक्यूल होगा। CO2 अभी अभी किया ऊपर आपने, कैसा मॉलिक्यूल है? नॉन पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, बट क्या बताया? बट विद polar bond. पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड तो पोलर तो आ ही गया ना, बॉन्ड तो पोलर हो ही गया। N2 देखो, ये कैसा है? नॉन पोलर। और H2 भी कैसा है? नॉन पोलर। तो जो नॉन पोलर है उससे ज्यादा पोलर बॉन्ड वाले में लिक्विफिकेशन होगा, अट्रैक्शन मॉलिक्यूल में ज्यादा होगा। और पोलर वालों से ज्यादा, बॉन्ड वालों से ज्यादा पूरा मॉलिक्यूल ही पोलर हो तो उसमें ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि CO2 और NH3 में मुझे मोलर मास चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नो नीड टू चेक द मोलर मास, बिकॉज अमोनिया कैसा मॉलिक्यूल है आपके पास? पोलर मॉलिक्यूल है। और CO2 में क्या है? मॉलिक्यूल तो पोलर नहीं है, बट बॉन्ड पोलर है आपके पास। तो बताओ लिक्विफिकेशन सबसे इजीली किस में होगा? पता लग गया? अमोनिया में। NH2, हाँ, इनके मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ज्यादा होगा। NH3. अट्रैक्शन फोर्सेस हाईएस्ट इन सब में जितने दे रखे हैं। सर
हाँ बेटा, तो क्रिटिकल टेम्परेचर का फार्मूला एक बार रिपीट कर रहा हूं, देख लो, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर आ रही है ना बेटा, आवाज आ रही है, अब क्लियर है ना? हाँ Yes, जी sir. सर। तो ए मैक्सिमम टेम्परेचर अबोव दैट टेम्परेचर दैट गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड ऑन अप्लाइंग एनी रेंज ऑफ प्रेशर, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। इसका फार्मूला याद करना है आपको, TC इज इक्वल टू 8A/27 RB। उस टेम्परेचर पर जितना प्रेशर रिक्वायर्ड होगा, मैक्सिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। इसका फार्मूला PCA/27 B² हो गया। तीसरा होता है क्रिटिकल वॉल्यूम किसी भी गैस का। तो क्रिटिकल वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर, ये होता है VC इज इक्वल टू 3B। बी वही वंडरवाल कांस्टेंट B होता है आपका। तो अब VC इज इक्वल टू 3B आ गया, तो अब हम हम निकाल लोग क्वेश्चन करते सर हैं। वाले। हाँ, A और B वंडरवाल कांस्टेंट वाले हैं, A और B वंडरवाल कांस्टेंट ही है वो। तो अब देखो, अब आपका अगर सर थोड़ा और सर ऊपर कीजिए, और थोड़ा हम लोग का छूट गया। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और एंड थोड़ा सर। क्रिटिकल वॉल्यूम। हाँ। ये सर यहाँ तक पढ़े थे। तो ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, CO2 और एमोनिया का क्लियर हो गया कि भाई जो हाइड्रोजन है उसमें लीस्ट वेंडरवाल फोर्सेस होते, और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों नॉन पोलर गैसेज हैं। तो नॉन पोलर गैसेज है तो मोलर मास चेक करते हो आप, इसका 2 आएगा हाइड्रोजन का, और इसका नाइट्रोजन का 28। और जिसका वेंडरवाल ज्यादा होगा, ये मोलर मास ज्यादा होगा, उसके अट्रैक्शन मोलिक्यूल में ज्यादा होंगे। तो हाइड्रोजन से ज्यादा इजिली नाइट्रोजन होगी, नाइट्रोजन से ज्यादा इजिली CO2 और NH3 के लिए मोलर मास देखने की जरूरत नहीं है बेटा। मोलर मास कब देखते हो, कब होता है मोलर मास का रिक्वायरमेंट? नॉन पोलर। नॉन पोलर गैस होगी। नॉन पोलर, और नॉन पोलर बॉन्ड भी नॉन पोलर होने चाहिए, गैस भी नॉन पोलर होनी चाहिए, तब हम मोलर मास चेक करते हैं। इवन अदरवाइज तो देखो, अमोनिया का मोलर मास तो बहुत ही कम है, 4 और 317, लेकिन तब भी हम कह रहे हैं इसमें लिक्विफिकेशन सबसे ज्यादा, बिकॉज ये पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल में नो नीड टू चेक द मोलर मासेस। क्लियर बेटा? चलें आगे। सर अगर एक से ज्यादा पोलर गैस दी गई हो तो पोलरिटी चेक करोगे, जिसमें पोलरिटी ज्यादा आएगी, जिसके अंदर पोलरिटी ज्यादा होगी वो इजीली हो जाएगा। फिर इसी पॉइंट को फिर हमने लिया वापस, भाई क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल टेम्परेचर अभी स्टडी किया, ऐसा कोई टेम्परेचर जिस अगर उस टेम्परेचर से ज्यादा ये एटमोस्फेयर का टेम्परेचर होता है बेटा। जैसे मान लो CO2 गैस है, अभी समझो हमारे रूम का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, सपोज रूम का टेम्परेचर है। तो इस टेम्परेचर पर CO2 को लिक्विफाई आप कर सकते हो, क्योंकि लिक्विफिकेशन कहां से स्टार्ट होगा CO2 के लिए? 31.1 एटमोस्फेयर में 31.1 डिग्री सेल्सियस है। मान लो किसी एटमोस्फेयर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो क्या हम CO2 को लिक्विफाई कर सकते हैं? नो सर, नहीं कर सकते, क्योंकि 31 से ऊपर है। हाँ, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, वो गैस इजीली लिक्विफाई होगी। इसका मतलब उसके अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है। क्रिटिकल टेम्परेचर, फिर क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल टेम्परेचर पर गैस को लिक्विफाई करने के लिए जो प्रेशर का रिक्वायरमेंट होता है, दैट प्रेशर इज नोन एज क्रिटिकल प्रेशर। ये PCA/27 B² हो जाएगा। थर्ड वन आता है क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर, वो होता है VC इज इक्वल टू 3B। इसी टाइप से आता है क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्रिटिकल वॉल्यूम अट्रैक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा? नहीं, क्रिटिकल वॉल्यूम अट्रैक्शन पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ साइज पर डिपेंड करता है। बी क्या था, हमने पढ़ा था ना, बी क्या था? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस। तो 1 मोल गैस का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम निकाला था, तो कितना आया था? 4/3 πr³ इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो बाकी सारे तो वैल्यू देखो कांस्टेंट है, सिर्फ डिपेंड किस पर कर रहा है वो?
आर पर रेडियस। अलग अलग पार्टिकल का रेडियस अलग अलग होगा, तो उस हिसाब से उसका क्रिटिकल वॉल्यूम डिसाइड होगा। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मतलब जेड सी। एक तो आपने सिर्फ जेड पढ़ा था, एक क्या होगा जेड सी। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालो, जैसे 1 मोल के लिए हमें इसका वैल्यू निकालना है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का जेड सी। तो जेड सिंपल जेड होता तो क्या होता पीवी अपॉन आर टी फॉर 1 मोल। वन मोल के लिए जेड पीवी अपॉन आर टी, तो जेड सी क्या हो जाएगा, जेड सी इज इक्वल टू पी सी वी सी अपॉन आर टी सी। आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। देन इसकी वैल्यू निकालो जेड सी का, तो जेड सी इज इक्वल टू पी सी का वैल्यू कितना रखा आपने, ए अपॉन 27 b स्क्वायर बी स्क्वायर। वी सी का वैल्यू देखो कितना रखा आपने, 3b 3v। और टी सी का वैल्यू देखो कितना रखा था आपने, 8 8 ए अपॉन 27 27 r आर बी। अब आप देखो जो कैंसिल होता है कैंसिल करो आप, जो चीजें कैंसिल होती हैं तो 27 कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, आर भी कैंसिल हो गया, ए भी कैंसिल हो गया। तो जेड सी तो एक मैथमेटिकल वैल्यू निकल आई। तो कोई भी गैस हो उसकी जेड सी क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर तो फिक्स रहेगा, और वो कितना आएगा 3/8। 3/8 का मतलब जेड सी तो फिक्स रहेगा 0.3/8 है, तो उसको करो आप 80 30 3 8 3 24 60 कितना चला जाएगा 5 का 7 8 56 440 ये आ जाएगा 0.375। तो क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ए और बी पे डिपेंड नहीं करता है, वो कोई भी गैस हो उन सब के क्रिटिकल वॉल्यूम अलग हो सकते हैं, क्रिटिकल प्रेशर अलग हो सकते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर अलग से हो सकते हैं, बट क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर सभी गैसेस का सेम रहेगा। तो ये पॉइंट हम लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है हमारा कि नॉट वैल्यू ऑफ critical compressibility factor is remain same for all gases of same mole, same amount नहीं मोल बोलो ज्यादा बेटर है, सेम मोल। जैसे 1 मोल के लिए सबका जो आएगा पीसीबीसी अपॉन आरटीसी वो आ जाएगा 3/8 दे दे तब भी ठीक है, और 0.375 कह दे तब भी ठीक है पर मोल। तो ये आपका क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आ जाएगा। अब आता है एक तो क्रिटिकल टेम्परेचर हुआ, एक टेम्परेचर और डिस्कस किया जाता है बेटा। एक टेम्परेचर हम बोलते हैं बॉयल टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर, बॉयल टेम्परेचर क्या होता है कि जिस टेम्परेचर पर कोई भी गैस, कोई भी ऐसा टेम्परेचर जिस गैस पर गैसेस जो होती हैं आइडियल बिहेव शो करती हैं उसको बॉयल टेम्परेचर कहते हैं। तो दैट टेम्परेचर above which gases behave ideally। अगर आइडियली बिहेव करती हैं जिस टेम्परेचर पर उसको हम बॉयल्स रूल मतलब फॉलो होता है, तो उसको हम बॉयल टेम्परेचर बोलते हैं। और बॉयल टेम्परेचर को हम लिखते हैं टीबी से। टीबी इज इक्वल टू होता है ए अपॉन आरबी। ए और बी पे डिपेंड करता है, ए अपॉन आरबी बॉयल टेम्परेचर ए अपॉन आरबी। इस गैसेस पर जो है आपका दैट टेम्परेचर अबव व्हिच गैस बिहेव आइडियली 2A अपॉन आरबी, 2A अपॉन आरबी, दैट टेम्परेचर अबव व्हिच बिहेव गैस
आइडियली है ना, बिहेव कर रहा है अभी तो ए अपॉन आर बी लिखो, टी बी इज इक्वल टू ए अपॉन आर बी। एक टेम्परेचर आता है इन्वर्जन टेम्परेचर, मतलब 3 टाइप के टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर, बॉयल टेम्परेचर एंड एक होता है आपका इन्वर्जन टेम्परेचर। इनवर्जन टेम्परेचर, एक्चुअली इन्वर्जन टेम्परेचर जो होता है, इस गैस पर जो एक टेम्परेचर होता है जिस गैस के ऊपर टेम्परेचर के ऊपर गैसेस जो होती हैं अपना कूलिंग इफेक्ट से हीटिंग इफेक्ट शो करती हैं, अपना इफेक्ट जो है वो चेंज करती हैं, इन्वर्ट होता है चेंज, पहले कूलिंग इफेक्ट हो रहा होता है फिर हीटिंग इफेक्ट। अभी डिटेल भी बताता हूं इस पॉइंट का, लेकिन अभी ये करो, द टेम्परेचर above which, या that temperature at which gases does not show heating or cooling, or above this temperature gases change its behave from cooling to heating। अब ये है क्या कूलिंग टू हीटिंग, मतलब इस बात का मतलब क्या हुआ? तो इसको समझने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट देखना पड़ेगा जिसको बोलते हैं जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, थर्मोडायनेमिक्स का एक्सपेरिमेंट आता है। इस चीज में देखो, ये कूलिंग या हीटिंग क्या है, जो रियल गैसेज होती हैं, जो हमारे पास रियल गैसेज है, उनका एक बिहेव होता है। अगर किसी गैसेज को अपने हाई प्रेशर, एक गैस रखते हैं अपने रियल गैस, उस रियल गैस को हम पास करते हैं हाई प्रेशर रीजन से हाई प्रेशर रीजन है सपोज एक साइड हमारे पास, और एक आपके पास लो प्रेशर रीजन है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन में अगर गैस किसी पोरस प्लग, मतलब जिसमें पोर हो, पोरस प्लग या थ्रोटल मतलब जैसे कॉटन वगैरह लगी है, कॉटन में भी छोटे छोटे सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, तो उसके थ्रू अगर हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में पास होने देते हैं तो वो गैस के पार्टिकल जो होते हैं एक्सपेंड होने लग जाते हैं, एक्सपेंशन शो करते हैं, फैलते हैं, लो प्रेशर में जाके वो एक्सपेंड होते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हमारे पास एक ट्यूब है, उसमें एयर भरी हुई है, कभी करके भी देखना, या बैलून है, वैसे एक ट्यूब वाला एग्जांपल लो क्योंकि एग्जाम में कंपटीशन में ये पूछा जाता है। सपोज आपके पास ट्यूब है, ट्यूब में एयर भरी होती है, ये रियल एयर है, आपने इसको पिन कर दिया, मान लो पंचर हो गया, ट्यूब में जैसे ही पंचर होगा तो एयर बाहर आएगी, और जैसे ही ये बेटा बाहर आएगी तो ये क्या होगी, गैस के पार्टिकल बाहर आएंगे। तो इसके लिए क्या अंदर कौन सा रीजन है, अंदर जो था हाई प्रेशर रीजन था, और बाहर वाला इसके लिए कौन सा रीजन है बेटा, लो प्रेशर रीजन है। तो जैसे ही बाहर आएगी तो गैस जो होगी वो एक्सपेंड हो जाएगी, फैल जाएगी, ये इसको बोलते हैं एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एडियाबेटिक का मतलब होता है हमने कोई हीट दी नहीं, सिस्टम ने ना हीट ली ना दी, बट गैस एक्सपेंड होगी, तो इसको बोलते हैं एडियाबेटिक एक्सपेंशन। जैसे ही एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा तो आप उस गैस को टच करके देखोगे तो आपको ठंडा लगेगा, तो इस एडियाबेटिक एक्सपेंशन में जो होगा वो कूलिंग होगी, कूलिंग
ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन। जब एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा, जब गैस एक्सपेंड होगी, हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में जाएगी तो गैस एक्सपेंड होगी और उसमें कूलिंग होगी। अब पॉइंट आता है कि कूलिंग का रीजन क्या हुआ? भाई एनर्जी तो दी नहीं आपने, ना निकाली उसकी एनर्जी, ना आपने उसको एनर्जी दी, ना उसने एनर्जी ली, फिर ये कूलिंग कैसे हुई? तो ये हम क्या बोलते हैं कि इसका मतलब इसको डिफाइन करते हैं, ये जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट होता है। तो जूल थॉमसन इफेक्ट भी बोलते हैं इसको। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि रियल गैसेस व्हेन रियल गैसेस passed from high pressure region to low pressure region, high pressure region to low pressure region shows cooling, इफेक्ट, मतलब टेम्परेचर डाउन हो जाते हैं, कूलिंग इफेक्ट बाय एडियाबेटिक एक्सपेंशन, बाय एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो व्हेन रियल गैसेस पासिस थ्रू हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई से लो में जाएगी तो एक्सपेंड होगी, गैसेस एक्सपेंड होगी और वो कहता है वो कूलिंग शो करेंगी, इसको हम कूलिंग इफेक्ट बोलते हैं। अब पॉइंट आता है उसने कूलिंग क्यों शो की? होगा क्या बेटा, रीजन ऑफ कूलिंग क्या होगा? रियल गैसेस है। अब रियल गैसेस जैसे ही बाहर आई यहां से, एक चीज तो यहीं से समझ आती है हमें, रियल गैसेस जैसे ही बाहर आई तो रियल गैसेस में कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन होंगे ना, वो अपने अट्रैक्शन ब्रेक करेगी, जिसमें जो भी अट्रैक्शन है अपने अट्रैक्शन ब्रेक करके पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे। तो अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए वो अपनी एनर्जी खर्च करेगी, और हर सिस्टम की अपनी एनर्जी होती है, खुद के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी जो इन ए मतलब अट्रैक्शन फोर्सेस को खत्म करने में यूज करेगी, और इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होता है। तो कुछ इंटरनल एनर्जी उसकी खुद की खर्च हो गई, वो किस में खर्च होगी? गैस को एक्सपेंड करने में, उनके अट्रैक्शन फोर्सेस कुछ ब्रेक करने में यूज हो जाती है। तो इसका रीजन क्या होता है? एक्सपेंशन का रीजन, बिकॉज during expansion gaseous molecule use its internal energy, during expansion gaseous molecule use its internal energy for breaking their attraction and internal energy is function of temperature. Internal energy is function of temperature. तो अब इंटरनल एनर्जी खर्च हो रही है, तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। इसको ई से भी लिखते हैं या यू से भी लिखते हैं, थर्मोडायनेमिक्स पे पढ़ेंगे। इंटरनल एनर्जी कम हो रही है तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा आपका? कम हो जाएगा। जब टेम्परेचर कम होगा, इसी को तो कूलिंग इफेक्ट बोलेंगे। बाहर से एनर्जी कोई आई नहीं, बिकॉज एडियाबेटिक प्रोसेस है ये। और एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब ना हमने कोई हीट दिया ना लिया, तो क्यू जीरो है, बाहर से कोई है नहीं आपका। तो इसलिए आपका क्या होता है कि जब हम हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ जाते हैं तो आपके क्या होता है कि गैस एक्सपेंड होती है।
और गैस एक्सपेंड होती है, क्यों होती है? बिकॉज गैसियस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अपनी इंटरनल एनर्जी को खर्च करते हैं अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक करने के लिए, और जैसे ही अट्रैक्शन एनर्जी में कुछ एनर्जी खर्च हो गई तो इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? कूलिंग इफेक्ट। एक तरह से देख सकते हो। दूसरा ये भी तो देख सकते हो बेटा कि अंदर कैसा रीजन था आपका, हाई प्रेशर, और बाहर की साइड कैसा प्रेशर है, लो प्रेशर। पीवी इज इक्वल टू पी और टी में क्या रिलेशन होता है? डायरेक्टली। अगर प्रेशर लो हुआ है तो टेम्परेचर भी क्या होगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाओगे तो टेम्परेचर भी तो लो होगा बेटा। सुन रहे हो मेरी बात? हेलो? यस सर, यस सर। दूसरा तरीका ये भी देख सकते हो कि भाई हाई से लो में जब जाओगे तो प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो कैसा इफेक्ट आएगा? ये कूलिंग इफेक्ट आएगा। तो इसलिए हम कहते हैं जब कूलिंग इफेक्ट होता है तो ये एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर कोई भी रियल गैसेज होती है, जैसे रूम टेम्परेचर पर सपोज कर रहे हैं अपने, तो रूम टेम्परेचर पर मोस्ट ऑफ गैसेज, रूम टेम्परेचर पर स्टडी करोगे तो मोस्ट ऑफ गैसेज आपका कूलिंग इफेक्ट शो करेंगे। तो यही चीज एक्सप्लेन कर रहे थे हम। तो एट रूम टेम्परेचर most of gases shows cooling effect। most क्यों लिखा है? ये आप most की जगह ये भी लिख सकते हो, at room temperature gases shows cooling except, दो को छोड़ के देखो, except हाइड्रोजन एंड हीलियम, क्योंकि उनमें ए नेग्लिजिबल होता है, except हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो एट रूम टेम्परेचर गैसेज शो कूलिंग। अब मान लो इस टेम्परेचर को बढ़ाने लग जाएं, तो बढ़ाने लग जाएंगे तो अगर हाई टेम्परेचर पर यही प्रैक्टिकल करेंगे तो धीरे धीरे हाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी तो बढ़ जाएगी। तो वो इंटरनल एनर्जी आप अपनी खर्च नहीं करेगा, जो टेम्परेचर बढ़ने से जो इसको मिली है, तो एज वेल एज टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर जैसे ये रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो धीरे धीरे जो होगा कूलिंग इफेक्ट कम होने लग जाएगा, कूलिंग इफेक्ट डिक्रीज होने लग जाएगा, क्योंकि इस टेम्परेचर से ही एनर्जी मिलने लग जाएगी। और करते जाओ और टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओ, तो एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, जब एक पार्टिकुलर टेम्परेचर आ जाएगा, एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर कूलिंग इफेक्ट जीरो हो जाएगी, कूलिंग इफेक्ट होगा ही नहीं। और अब और ही टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, और टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, तो और टेम्परेचर बढ़ाते जाओ तो गैस के पार्टिकल और दूर दूर, मतलब उनको टेम्परेचर मिलता जा रहा है, वो तो बढ़ते जा रहे हैं अबो दिस टेम्परेचर। आपने पार्टिकुलर टेम्परेचर चले गए अबो दिस टेम्परेचर, आपने और टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, अबो दिस टेम्परेचर चलो जाओगे तो कूलिंग इफेक्ट की जगह हीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां कूलिंग था, यहां हीटिंग। क्यों? क्योंकि अब क्या है कि उल्टा, जो आपने टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया कि जो टेम्परेचर उनको एक्सपेंड करने में चाहिए था वो भी मिल गया, फिर भी उसके पास कुछ टेम्परेचर बच गया, तो वो एज इंटरनल एनर्जी अंदर जो होगा स्टोर हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी और गैसेज कूलिंग की बजाय आपको हीटिंग इफेक्ट शो करने लगेंगी। तो किसी भी पार्टिकुलर गैस का ये जो टेम्परेचर होता है इस प्रैक्टिकल में, जिस टेम्परेचर, ये अलग अलग गैसेज के लिए अलग अलग आता है, ये जो टेम्परेचर होता है जिस पर वो अपना कूलिंग इफेक्ट से कौन से इफेक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, देखो हीटिंग इफेक्ट, मतलब इस पर तो ना तो कूलिंग होगी ना हीटिंग होगी। एक पार्टिकुलर टेम्परेचर एक पार्टिकुलर गैस के लिए ना वो कूलिंग शो करेगा ना हीटिंग शो करेगा, उस टेम्परेचर से ज्यादा होगा तो कूलिंग से हीटिंग इफेक्ट में हो जाएगा। ये जो पार्टिकुलर टेम्परेचर होता है इसी को हम बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर होता है हमारा इन्वर्जन टेम्परेचर, और इसको बोलते हैं टी आई। ये ए और बी की वैल्यू पर डिपेंड करता है, और ये होता है 2A/RB, मतलब बॉयल टेम्परेचर का देखो डबल है, टी आई 2A/RB। तो इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है? जूल थॉमसन कोफिशिएंट भी बोलते हैं इसको, जूल थॉमसन कोफिशिएंट से भी सोल्व करते हैं इसको हम। तो जूल थॉमसन इफेक्ट का मतलब है कूलिंग देना। एक रूम टेम्परेचर पर कोई भी गैस एक्सपेंड होगी हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर पर, तो कूलिंग देगी, दैट इज द जूल थॉमसन इफेक्ट, पॉजिटिव का ये जूल थॉमसन इफेक्ट।
और बेटा जिस टेम्परेचर पर ये होता है उस टेम्परेचर को बोल रहे हो इन्वर्जन टेम्परेचर। तो यहां पर ये भी कर लेते हैं नॉलेज क्लाउड में। इसका मतलब जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में ये जो टेम्परेचर जितना चेंज आएगा उसको हम बोल रहे हैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट। जूल थॉमसन कोफिशिएंट मतलब म्यू जेटी लिखते हैं हम। एक्चुअली म्यू जेटी क्या होगा? चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर। प्रेशर को चेंज करने पर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जा रहे हो, कितना चेंज आ रहा है टेम्परेचर, मतलब कूलिंग हो रही है जो भी, और एट कांस्टेंट एंथैल्पी, मतलब Q0 था, या एंथैल्पी H कर दो आप, H कांस्टेंट एंथैल्पी, इसको बोलते हैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट। वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इन वेरिएशन ऑफ प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन में जा रहे हो, प्रेशर चेंज कर रहे हो तो कितना टेम्परेचर आ रहा है, उसको हम जूल थॉमसन कोफिशिएंट बोलते हैं। अगर कूलिंग हो रही है, अगर कूलिंग इफेक्ट है, तो हम बोलते हैं म्यू जूल थॉमसन कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब प्रैक्टिकल हो रहा है कूलिंग वाला। अगर म्यू जेटी की वैल्यू हम कह रहे हैं पॉजिटिव है, अगर लिखा हुआ आ जाए म्यू जेटी पॉजिटिव मतलब प्रैक्टिकल हो रहा है, प्रैक्टिकल म्यू जेटी पॉजिटिव का मतलब प्रैक्टिकल हो रहा है, तो क्या बोलोगे, क्या चीज हो रही है? तो ये म्यू जेटी अगर आपके पास आ रहा है पॉजिटिव, तो म्यू जेटी पॉजिटिव लिखा हुआ आ जाए, तीन तरह से क्वेश्चन आएगा। कहेगा म्यू जेटी पॉजिटिव मतलब जूल थॉमसन कोएफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा है, यहां कहेगा म्यू जेटी 0, यहां कहेगा म्यू जेटी नेगेटिव। अगर बेटा म्यू जेटी पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब कौन सा इफेक्ट आएगा गैसेस का? इसका मतलब आप बोलोगे कूलिंग इफेक्ट हो रहा है। अगर म्यू जेटी 0 आ गया तो इसका मतलब नाइदर कूलिंग नॉर हीटिंग, ना कूलिंग हो रही है ना हीटिंग हो रही है। म्यू जेटी नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब कूलिंग का इफेक्ट अपोजिट हो गया, तो क्या आंसर दोगे उसमें? हीटिंग। तो ऐसे क्वेश्चनिंग आएगी आपकी, तो ध्यान देना है। अगर वो कहता है व्हाट इज द जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, नॉलेज क्लाउड में दे रहा हूं, फिजिक्स में भी आता है ये, तो आप कहोगे वेरिएशन इन टेम्परेचर विद वेरिएशन इन प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी या एनर्जी, मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो एडियाबेटिक प्रोसेस हमेशा कूलिंग देगा। जब एडियाबेटिक प्रोसेस कूलिंग देता है तो प्रैक्टिकल जा रहा है, तो हम बोलेंगे म्यू जेटी पॉजिटिव है। जब कूलिंग और हीटिंग नहीं हो रही होती है तो म्यू जेटी 0 कहेंगे। और जब हीटिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो हीटिंग भी होगी एक टेम्परेचर पर, जब चेंज हो जाएगा, तो जिस टेम्परेचर पर चेंज होता है म्यू जेटी 0 आता है, दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर जिस पर म्यू जेटी 0 होगा, द टेम्परेचर एट दैट म्यू जेटी मतलब जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा, इज नोन एज, इसी टेम्परेचर को क्या बोलोगे आप? इससे आगे इन्वर्जन हो जाएगा ना, इफेक्ट का पलट जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम इन्वर्जन टेम्परेचर। और इन्वर्जन टेम्परेचर जो है उसका फार्मूला भी मैंने बताया, इन्वर्जन टेम्परेचर कितना आएगा आपका, इसी को आप टीआई बोलोगे, टीआई इज इक्वल टू 2A/RB। अब आप एक चीज सोचो, अब मैं आपका जो है कॉन्सेप्ट तैयार करता हूं। ये सारा नॉलेज तो चलो ले लिया, जो थियोरेटिकल है बुक्स का नॉलेज ले लिया, लेकिन अब इस चीज को हम एक मतलब विजन तैयार करते हैं। हुआ क्या, आपने 3 टाइप के टेम्परेचर देखे बेटा। आपने पहला टेम्परेचर कौन सा देखा? क्रिटिकल। एक आपने लिया क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसको आपने लिखा टीसी से। एक आपने लिया बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद मैंने क्या बताया, बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर लिया टीबी। और अभी मैंने एक टेम्परेचर और बताया, क्या बताया आपको? इन्वर्जन टेम्परेचर, जिसको आपने लिखा टीआई से। अब एक बात देखो, क्रिटिकल टेम्परेचर किससे रिलेटेड था? ये था हमारा रिलेटेड विद लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन से रिलेटेड क्या था ना क्रिटिकल टेम्परेचर। तो
लिक्विफिकेशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ये सारे एक रियल गैसेस के लिए डिफरेंट टेम्परेचर है, तो इसका मतलब फॉर रियल गैसेस कंसीडर करें हम, फॉर रियल गैसेस, तो रियल गैसेस के पार्टिकल में लिक्विफिकेशन का मतलब क्या होगा, अट्रैक्शन डोमिनेंट, तभी तो लिक्विफिकेशन हो रहा है ना। तो किसी रियल गैसेस के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन जब डोमिनेंट होते हैं, तो अट्रैक्शन डोमिनेंट होते हैं तो एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो वो क्या होगा, लिक्विफिकेशन होगा। समझ रहे हो बात, रियल गैसेस के पार्टिकल में अट्रैक्शन डोमिनेंट होते हैं, अट्रैक्शन डोमिनेंट होंगे तो वो लिक्विफिकेशन में आएगा। और यहां पर इन्वर्जन टेम्परेचर में तो गैस क्या कर रही है, कूलिंग से कहां जा रही है, हीटिंग हो रही है, और हीटिंग का मतलब तो गैस के पार्टिकल एक्सपेंशन हो रहे हैं ना। ये इन्वर्जन टेम्परेचर किससे रिलेटेड है, ये बेटा आपका रिलेटेड है, रिलेटेड विद एक्सपेंशन। गैस किससे रिलेटेड आ रही है यहां पर, रिलेटेड विद क्या हो रहा है बेटा, गैसेस का एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब गैस के पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर हो रहे हैं, तो बेटा ये यहां पर कौन से फोर्सेस डोमिनेंट हैं, इसका मतलब, हेलो, यस रिपल्सन। हाँ, यहां रिलेटेड हो रहे हैं विद रिपल्सन। इसका मतलब यहां पर पार्टिकल, जो रियल गैसेस के पार्टिकल है उनके बीच क्या हो रहा है, रिपल्सन डोमिनेंट हो रहा है। और उसी रियल गैसेस के पार्टिकल का ये वाला जो टेम्परेचर है, बॉयल टेम्परेचर, बॉयल टेम्परेचर पर कौन सा बिहेव आ रहा है, रिलेटेड विद आइडियल बिहेव। और बेटा आइडियल बिहेव कब होता है, जब नाइदर अट्रैक्शन नॉर रिपल्सन। तो एक जो रियलिटी में कोई भी गैस होती है उसके पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा या आइडियल बिहेव होगा, ये किससे डिसाइड होगा, इसका मतलब बेटा टेम्परेचर से। और वो टेम्परेचर डिफरेंट टाइप के होते हैं, जहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाते हैं, लिक्विफिकेशन होता है, उसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। जहां पर अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं होता, तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर कट समझ आ रही होगी ना, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा किसी गैस के लिए तभी तो ये स्टेट आएंगी। समझ रहे हो बात, किसी गैस के लिए, एक पार्टिकुलर गैस के लिए टेम्परेचर चेंज करेंगे तो सबसे पहले, अब टेम्परेचर को डिसाइड करेंगे तो सबसे पहले अगर बहुत कम टेम्परेचर रखूंगा तो कौन सा फोर्स डोमिनेंट होगा, बहुत कम रखूंगा तो टेम्परेचर कम होगा तो अट्रैक्शन, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर करूंगा तो कौन डोमिनेंट होगा, रिपल्शन। और एक मिडिल टेम्परेचर आएगा तो अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों नहीं होंगे। तो हमेशा आप देखो बेटा, क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा वैल्यू एक पार्टिकुलर गैस के लिए बॉयल टेम्परेचर की आएगी, बॉयल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर उसके इन्वर्जन टेम्परेचर का आएगा, जो आप यहां भी देख सकते हो। देखो क्रिटिकल टेम्परेचर का फार्मूला क्या था, याद है, अभी याद हो गया, क्रिटिकल टेम्परेचर कितना था बेटा, देखो 8a/27 आरबी, ठीक है, 8a/27 आरबी। और बॉयल टेम्परेचर कितना था, देखो a/आरबी, आरबी। मतलब 1a/आरबी। और इन्वर्जन टेम्परेचर कितना था, देखो बेटा, किसी भी गैस की, उसी पार्टिकुलर गैस का, 2ab/आरबी। 2a/आरबी। 8/27 है, ये तो पॉइंट में आएगा कुछ, 8/27 है तो 27, ये 0, ये हो गया, तो ये कितना 3 पे चला जाएगा, अप्रोक्सीमेट 7 3 21 2 3 2 जा 6 7 8, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेट ये कितना आ रहा है मेरा, अप्रोक्सीमेट अप्रोक्स 0.3 a/आरबी, ये आ रहा है 1a/आरबी, ये आ रहा है 2a/आरबी। तो एक पार्टिकुलर गैस लूंगा, रियल गैस कोई सी भी लूंगा, तो उसके ए और बी तो कांस्टेंट हो जाएंगे। तो आपको क्लियर कट पता लग रहा है कि उसका कोई एक बहुत कम टेम्परेचर, एक कम टेम्परेचर जो आएगा वो कौन सा आएगा, क्रिटिकल 0.3 a/आरबी। फिर कौन सा टेम्परेचर आएगा, मतलब बॉयल 1a/आरबी। और फिर और टेम्परेचर आ जाएगा तो 2a/आरबी, तो उसमें इन्वर्जन टेम्परेचर आ जाएगा। तो एक पार्टिकुलर गैस के लिए रिलेशन पूछा जाएगा बेटा आपसे, कि एक पार्टिकुलर गैस के लिए अगर तीनों टेम्परेचर अवेलेबल है तो आपका टीसी से क्या ज्यादा आएगा, टीबी, और टीबी से क्या ज्यादा आएगा, टीबी। टीआई। टीआई, फॉर ए पार्टिकुलर
गैस। अगर हमारे पास एक पार्टिकुलर गैस है तो टीसी से बड़ा टीबी, टीबी से बड़ा टी आ जाएगा, इन्वर्जन टेम्परेचर आ जाएगा एक ही गैसेस के लिए। और खास बात यह है कि जो इन्वर्जन टेम्परेचर है वो तो क्लियर कट डबल ऑफ बॉयल टेम्परेचर है। देखो, डबल Yes. ऑफ बॉयल टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर जो है वो डबल ऑफ बॉयल टेम्परेचर। क्लियर है बेटा? एक गैस का और लिक्विड से गैस की तरफ जाना या गैस से लिक्विड की तरफ आना, उनके Yes. डिफरेंट टेम्परेचर है, क्रिटिकल फिनोमिना है, क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, और ऐसे ही फिर आपका ये जो है बॉयल टेम्परेचर और इन्वर्जन टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर में एक पार्टिकुलर गैस के लिए रिलेशन। क्लियर? कोई Yes. डाउट? No, sir. तो ये बेटा आपका जो है गैसेस का ये पार्ट हो गया। एक चीज और इसमें बता देता हूं मैं आपको, So वो आपने म्यू जो थॉमसन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या लिखा था? J2 हाँ बेटा, इसके अंदर देखो एक आपको छोटी सी चीजें और ऐड कर सकते हो आप कि भी इसमें जो फोर्सेस होते हैं हमारे पास, इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस हैं गैसेस के साथ, उन पर भी एक थोड़ा सा शॉर्ट नोट बना लेते हैं हम। देखो, जो गैसेस के बीच में हमारे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वर्क करते हैं, इंटर मोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में जो वीकेस्ट फोर्स होते हैं, अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, अगर ये अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, तो इसको हम बोलते हैं बेटा वैंडरवाल फोर्सेस। अट्रैक्टिव को ही हम वैंडर वाल्स फोर्सेस बोलेंगे, वैंडरवाल फोर्सेस कहेंगे हम। अब इसमें वैंडरवाल फोर्सेस में देखो, मोलिक्यूल आपके अभी मैंने बताया था, मोलिक्यूल्स जो हो सकते हैं, अभी जैसे बताया पोलर, फिर हमने पढ़ा था कि पोलर, नॉन पोलर, पोलर, फिर एक पढ़े थे नॉन पोलर बट विद पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड, ये पढ़े। फिर एक मैंने बताए थे कंप्लीटली जो क्या हो, नॉन पोलर। नॉन पोलर आ जाए, तो कंप्लीटली नॉन पोलर आ जाए। तो इसमें इसी के बेस पर आप क्या कर सकते हो, इसका जो है अट्रैक्शन आप शो कर सकते हो। तो इसमें देखो हमारे पास जो अट्रैक्शन होंगे, तो अट्रैक्शन हम किस किस टाइप वाले दे सकते हैं, देखो हम, तो हम इसमें बोल सकते हैं डाईपोल। पोलर जब भी होगा, मॉलिक्यूल पोलर होगा तो उसमें प्लस माइनस होंगे ना, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डाईपोल्स बोल सकते हैं पोलर वाले को। तो देखो, अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है और उसमें जो फोर्सेस है वो पोलर पोलर मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन हो, तो अट्रैक्शन मतलब वैंडरवाल फोर्सेस हो, तो वैंडरवाल फोर्सेस कुछ कैटेगरी डाल रहे हैं अपने बिटवीन, जैसे मैं कह दूं पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल, पोलर पोलर मॉलिक्यूल, पोलर है दोनों मॉलिक्यूल, पोलर पोलर है, तो पोलर पोलर में डाइपोल होगा बेटा, तो इसको आप पोलर पोलर मॉलिक्यूल को कौन सा अट्रैक्शन बोल सकते हो आप, डाइपोल। तो ये आपने कराया है? करवाया ना पहले, हाँ तो सर। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हो जाए, तो इसका क्या एग्जांपल दे सकते हो बेटा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस का, तो कोई भी हम एग्जांपल दे सकते हैं ना, जैसे HCl HCl, जैसे HCl है, HCl और HCl, तो इसमें क्या हो जाएगा,
पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, ये अट्रैक्शन आ जाएगा, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन हो गया। बट आपको अब बस इतनी एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जो आपका डायपोल डायपोल अट्रैक्शन काम करेगा ना, ये जो फोर्स आपका काम करता है, ये आपका अगर फोर्स काम करता है तो ये डिस्टेंस दो पार्टिकल के बीच की होती है उन पे डिपेंड करता है। तो डिस्टेंस में आपको ध्यान रखना है कि अगर अब ये पॉइंट है और स्टेशनरी स्टेट है, अगर आपका स्टेशनरी है, ये पॉइंट ध्यान देना है, वो पहले पढ़ाया था, उसको वापस लाने के लिए ये पॉइंट बताने के लिए मैं कर रहा हूं कि अगर स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल है, स्टेशनरी मतलब एक जगह फिक्स है, स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल हैं, तो जो आपका इसकी इंटरेक्शन एनर्जी होगी, इंटरेक्शन जो आपका एनर्जी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको देना है 1/r/r⁻³ अगर पोलर पोलर मॉलिक्यूल आपके स्टेशनरी है। अगर वो पोलर रोटेट कर रहे हैं, रोटेटिंग है, तो ये छोटे एक दो बार कई बार ऐसा क्वेश्चन आया है, अगर वो स्टेशनरी है तो ये देना है आपने, अगर वो रोटेटिंग है पोलर मॉलिक्यूल मतलब मूव कर रहे हैं, तब आपने जो इंटरेक्शन एनर्जी देनी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r⁻6 देना है आपने, तो 1/r⁻6 देना है। इसी टाइप से क्या है कि वांडर फोर्स का पोलर पोलर मॉलिक्यूल है, तो पोलर पोलर मॉलिक्यूल को डायपोल डायपोल फोर्सेस बोलेंगे। या दूसरा टाइप हो सकता है फिर आपका, देखो जैसे आप बोल सकते हो इसको, एक पोलर मॉलिक्यूल है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है आपके पास, तो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जो फोर्सेस काम करेगा वो एक का तो डायपोल है, लेकिन नॉन पोलर होगा उसमें डायपोल इंट्रोड्यूस होगा, इसलिए डायपोल क्या बताया होगा मैंने पहले कराया, तो आपको इंड्यूस्ड डायपोल वाला एग्जांपल लेना है। डायपोल एंड एक में तो परमानेंट डायपोल होगा, दूसरा क्या करेगा उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देगा जब उसके पास आएगा, तो इंट्रोड्यूस जब करेगा डायपोल इसके अंदर इंट्रोड्यूस करेगा, तो इसका एग्जांपल दे सकते हो, जैसे देखो आप कोई भी जैसे मॉलिक्यूल ले लिया आपने HCl है ना, और एक ले लिया क्लोरीन, क्लोरीन तो नॉन पोलर है, तो ये क्या करेगा जब इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज, तो अब ये जो है ये तो ऑलरेडी पोलर है, तो ये पोलर है, तो इसमें क्या होगा, इसमें तो परमानेंट डायपोल है, तो ये अपने परमानेंट डायपोल ये नेगेटिव क्या करेगा, इसमें धीरे धीरे प्रोड्यूस कर देगा, इसके अंदर पार्शियली, इसमें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव है इधर, तो पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा, तो टोटल नेट तो ये 0 लेना है, तो इधर ये नेगेटिव आ जाएगा पार्शियली, तो ये जो इसमें हुआ ये इंड्यूस हो गया, ये आपका इंड्यूस डायपोल हो गया, मॉलिक्यूल में हो रहा है जो, अब इसने इसके अंदर इंड्यूस कर दिया, तो इसमें जो पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हुई है वो अट्रैक्शन पर है, तो ये भी जो डिपेंड करेगा इंटरेक्शन एनर्जी, इस केस में भी जो इंटरेक्शन एनर्जी होगी, जो मतलब इस वाले केस में वो पहले की तरह आएगी, इंटरेक्शन एनर्जी इसमें भी अगर पूछे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r⁻6 दे देना। और एक जो सबसे स्मॉलेस्ट है अट्रैक्शन, जो स्मॉलेस्ट अट्रैक्शन है वो आपका होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, तो जब से आपके स्मॉलेस्ट जो होगा वो होगा नॉन पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये नॉन पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन होता है, ये जो होता है ये आपका बेटा, इसको हम लंडन फोर्स भी बोलते हैं, डिस्पर्सन फोर्स भी बोलते हैं, डिफरेंट हम नाम देते हैं इसको। और इसमें भी जो पावर होगा वो आपका इंटरेक्टिव जो एनर्जी होगी वो 1r⁻, इसके अंदर भी जो है 6 होगा, और ये काफी जो है ये काफी शॉर्ट डिस्टेंस पे वर्क करता है, वर्क एट शॉर्ट डिस्टेंस, पार्टिकल जब बिल्कुल पास में होते हैं, यानी कि सबसे वीकेस्ट फोर्स में जो है वो वर्क करता है, अप्रोक्सीमेट ये जो होती है आपकी 500 पिकोमीटर पर
ये आपका वर्क करता है। तो ये जो नॉन पोलर और नॉन पोलर जो आपका है, ये लंदन फोर्स जो है, अट्रैक्टिव लंदन फोर्स है, ये आपके नॉन टाइप पोलर मॉलिक्यूल में वर्क करेगा। और नॉन टाइप पोलर में तो परमानेंट तो डाइपोल होगा ही नहीं इसमें बेटा। नॉन पोलर का क्या एग्जांपल दे सकते हो? जैसे आप दोनों ही नॉन पोलर है, जैसे Cl2 दे दो, तो Cl तो पहले तो कुछ होगा ही नहीं। तो मैंने आपको पहले, मुझे ध्यान आ रहा है, मैंने किसी जगह करवाया था आपको कि अब ये नॉन पोलर है, लेकिन मोमेंट्री, इम्बैलेंसिंग। हाँ, मोमेंट्री इम्बैलेंसिंग होगी इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंडक्शन ऑफ डाइपोल। तो मोमेंट्री अगर ये होगा तो फिर क्या होगा? पहले एक में प्रोड्यूस हुआ, मोमेंट्री कुछ इम्बैलेंसिंग हुई, सपोज नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, फिर वो दूसरे को कर देगा, उसमें प्रोड्यूस करा देगा। इसलिए इस टाइप के नॉन पोलर को एक नाम आप और भी दे सकते हो, इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन बोल सकते हो आप। तो तीनों में ये जो आपका नो इंड्यूस्ड डाइपोल, जो इंड्यूस्ड डाइपोल है, ये सबसे वीकेस्ट वैन डर वाल फोर्सेस होता है, वीकेस्ट। तो तीनों का, अगर हम तीनों का कंपैरिजन करें, ये लंदन का मतलब ये नहीं है कि लंदन में हुआ था, ये एक जर्मन फिजिस्ट था, उसका नाम था फ्रिट्ज लैंडन, यानी कि साइंटिस्ट के नाम पर है, ये कंट्री के नाम पे नहीं है लंदन फोर्सेस। तो वैन डर वाल जो फोर्सेस हैं आपके, तो इन तीनों का अगर मैं रेंज देखूं, मतलब पावरफुल देखूं, अट्रैक्शन देखूं, तो सबसे वीकेस्ट क्या हुआ आपका? इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल। उससे पावरफुल क्या हुआ? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। और सब इससे भी पावरफुल क्या हुआ? डाइपोल। तो ये तीनों वैन डर वाल फोर्सेस हैं। ये स्ट्रेंथ इस तरफ जा रहे हो तो बढ़ती जा रही है। इवन आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी जो था, वहीं करवाया होगा मैंने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी डाइपोल है, लेकिन उसको हम अलग कैटेगरी बना देते हैं। तो ये जो स्ट्रेंथ है, ये तीनों जो हैं आपके, ये वैन डर वाल फोर्सेस ले लेते हैं। तो स्ट्रेंथ ये इधर इंक्रीज हो रही है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इससे ज्यादा पावरफुल है। फिर है वो भी डाइपोल अट्रैक्शन, लेकिन वो उसको हम अलग कैटेगरी में पढ़ते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वो स्ट्रेंथ आगे हो जाएगी। जितना स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा तो मोलिक्यूलर अट्रैक्शन बढ़ते जाएंगे। इसी को स्ट्रेंथ को मोलिक्यूलर अट्रैक्शन स्ट्रेंथ बोल दो। तो बेटा मोलिक्यूलर अट्रैक्शन स्ट्रेंथ बढ़ते जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा ना, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएंगे। यही रीजन होता है कि अगर आप एग्जांपल लो, आपको बॉइलिंग पॉइंट चेक करने हैं, तो एग्जांपल लो, तो इंड्यूस्ड डाइपोल जैसे मान लो क्लोरीन गैस ले लिया, तो क्लोरीन डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब अट्रैक्शन किसके बीच में ले लिया आपने? जैसे अभी एग्जांपल लिया था HCl प्लस Cl2, और उसके बाद देखो डाइपोल वाला एग्जांपल क्या लिया? HCl, ये क्लोरीन हो गया, ये HCl Cl2 हो गया, फिर HCl इसका हो गया। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला देख लो, जैसे वाटर वाला H2O होगा। तो आप देखो, तो Cl2 में तो इतना कम फोर्सेस होते हैं कि इवन ये किस में आ जाती है आपकी? गैस में। इसमें क्या आ जाता है? ये गैस ये लिक्विड की तरफ मूव करने लगता है, और ये भी आते आते यहां भी लिक्विड बन जाता है, लेकिन काफी गैसियस लिक्विड होता है, गैस निकलती रहती है, मतलब पार्टिकल कुछ बाहर निकल रहे होते हैं। और H2 तो प्योर इसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ये लिक्विड में, बिकॉज उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू वो आपस में अटैच हो जाते हैं। तो ये फोर्सेस के बेस पर आप मॉलिक्यूल में समझ सकते हो कि आप किधर से किस तरफ
मूव कर रहे हो। तो ये आपका फोर्सेस का भी थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें बस पॉइंट वही ध्यान रखना जो मैंने स्टेशनरी स्टेट वाला, और आपका अगर वैसे सीधा स्टेट है, स्टेशनरी स्टेट है या आपका सीधा है तो कैसे वर्किंग होगी, मतलब रोटेटिंग है तो 1/r⁶, वैसे 1/r⁴ जो है वो वर्किंग रहता है। तो ये आपका गैसियस स्टेट है बेटा कंप्लीट। तो गैसियस स्टेट में देखो, आपको अगर इस चैप्टर को करना चाहो, बहुत इजी सा चैप्टर है। देखिए, देख रहे हो आप, पहला पार्ट थोड़ा न्यूमेरिकल है जो आइडियल गैस इक्वेशन वाला है। पहला पार्ट आपका आइडियल इक्वेशन गैस वाला, आइडियल वाला। दूसरा आपका वेन डर वाल इक्वेशन वाला, कुछ फार्मूले हैं जो स्पीड से रिलेटेड है, स्पीड और टेम्परेचर से रिलेटेड है, जैसे अभी पढ़े आपने क्रिटिकल टेम्परेचर, और ये मतलब अलग चाहो तो ये आप लिक्विफिकेशन में अलग ले सकते हो। और एनसीईआरटी में कभी क्वेश्चन तो आया नहीं, मुझे ध्यान नहीं आया उसमें, लेकिन एक पॉइंट और डाल रखा है, पे लोड कैलकुलेशन। यस सर। इस पर एक न्यूमेरिकल भी दे रखा है उसने, पे लोड कैलकुलेशन। देखो बेटा, पे लोड कैलकुलेशन का मीनिंग क्या है? सिंपल सी चीज है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन क्या लंबी हो जाती है इसलिए थोड़ा मुश्किल लगता है, बट ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। अभी देखो मैं कंसेप्ट समझाऊंगा आपको। देखो बेटा, अगर कोई पानी में तैरना चाहता है, अगर आप लोगों में कोई स्विमर हो तो बताओ, पानी में तैरने के लिए वो क्या करता है? अपने हाथों से पानी को हटाता है आगे आगे। पानी को, अगर आप पानी है, ये वाटर है, सपोज ये वाटर है, वाटर में कोई तैरना चाहता है तो हाथों से क्या करेगा? पैरों और हाथों से वो यहां जो वाटर होगा उसको हटाता जाएगा, पूरा आगे बढ़ता जाएगा। तो जितना अमाउंट वाटर का ज्यादा हटाएगा उतना आगे बढ़ता जाएगा। एक फिश या जो भी होता है वो इसी टाइप पे वर्क करता है कि अपना अगर उसको आगे बढ़ना है, स्विमिंग करनी है, तो वाटर को हटाएगा। अब अगर किसी ने एयर में उड़ना है तो कैसे करेगा? देखो, एयर है सपोज, ऊपर उड़ना है, तो अगर एयर उड़ना है तो कभी देखो आप बैलून से उड़ते हो, आप बड़े बड़े बैलून में जो होते हैं, पैराशूट बनाते हैं जब हम, तो ये क्या होता है कि बड़ा सा बैलून होता है और बैलून में हम एयर भरते हैं, और एयर के साथ आप देखते हो कितना वेट रखो कि कितनी एयर डाले अंदर कि उस वेट को लेके ऊपर उड़ सकता है। तो जो वेट डाला जाता है इसको बोला जाता है पेलोड। तो ये भी तो यही करेगा बेटा, ये एयर ही तो है। एयर अगर ऊपर उठनी है तो अगर एयर अपने वेट के बराबर की एयर को डिस्प्लेस करती जाएगी तो ये ऊपर की साइड उठता जाएगा। अगर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी तो ये नहीं कर पाएगा। तो इसमें जो अभी आप पैराशूट लेते हो या जो भी आप बैलून लेते हो, उस बैलून में आप यहां आप जितना वेट रख सकते हो उड़ाने के लिए उसको बोलते हो पेलोड। और अब बैलून है वो भी किसी ना किसी चीज का बना होगा, तो वेट ऑफ बैलून भी होगा कुछ, और अंदर एयर भरी पड़ी है तो वेट ऑफ एयर भी होगा। तो अब ये टोटल वेट के बराबर आपको एयर डिस्प्लेस करनी पड़ेगी, तभी आप ऊपर उठ सकते हो। यही रीजन है कि हम इजिली ऊपर उड़ नहीं पाते हैं हवा के अंदर, बिकॉज हम अपने वेट के बराबर की एयर को रिप्लेस नहीं कर पाते हैं। तो इसको बोलते हैं पेलोड कैलकुलेशन। तो टोटल वेट कितना हो गया? देखो बेटा, एक फार्मूला बन गया ना। आप पेलोड उड़ाना चाहते हो तो पेलोड प्लस वेट ऑफ बैलून प्लस वेट ऑफ एयर जो भी गैस है इज इक्वल टू, अगर उड़ना चाहते हो तो ये सारा वेट किसके बराबर होना चाहिए? वेट ऑफ एयर इन एटमोस्फेयर डिस्प्लेस्ड, तभी तो उड़ पाओगे आप। अच्छा, अब ये पेलोड हो गया। पेलोड सपोज मैंने क्या ले लिया, कुछ भी ले लो, एम ले लिया या डब्ल्यू ले लिया, ये वेट ले लिया, ये वेट बैलून का, ये वेट एयर का, इज इक्वल टू वेट ऑफ एयर जो डिस्प्लेस हो रही है। तो ये गैस बैलून के अंदर वाली है, ये वेट ऑफ एयर इन एटमोस्फेयर डिस्प्लेस है, तो वेट इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन वॉल्यूम।
करूंगा तो क्या फार्मूला लगा सकता हूं, वेट ऑफ एयर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एयर इंटू वॉल्यूम। तो इसको मैं लिख सकता हूं डेंसिटी ऑफ एयर इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो उतना ही होगा जितना बैलून हटाएगा उसको, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है एयर का वो आ जाएगा आपका इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बैलून। और बैलून जनरली इसीलिए हम स्फेरिकल लेके चलते हैं कि इजी से कोई भी ड्रॉप वगैरह भी ऊपर से नीचे गिरती है तो सब स्फेरिकल होते हैं, तो आपको स्फेरिकल लेना पड़ेगा बैलून। तो वेट पेलोड, ये वाला वेट पेलोड वाला है, प्लस वेट ऑफ बैलून दिया होगा आपको, वेट ऑफ गैस निकाल सकते हो इक्वेशन से, डेंसिटी ऑफ एयर गिवन होगी और वॉल्यूम ऑफ बैलून गिवन होगा आपको। तो आपको निकालना होगा सिर्फ वेट ऑफ पेलोड। तो आप ये भी कर सकते हो, वेट ऑफ बैलून भी तो निकाल ही सकते हो, वॉल्यूम ऑफ बैलून भी तो निकाल सकते हो 4/3 पाई आर क्यूब से। डेंसिटी ऑफ एयर गिवन होगा 29 के आसपास होता है। वेट ऑफ गैस भी निकाल सकते हो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, गैस जो भी है अपॉन मोलर मास गैस का पीवीआरटी। तो वेट ऑफ गैस भी निकाल सकते हो। बस आप देख रहे हो तो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होगी इसमें, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो वेट ऑफ गैस भी निकाल के रख सकते हो। तो अल्टीमेटली आप वेट ऑफ पेलोड निकाल, डेंसिटी ऑफ एयर इनटू जो आपका ये है 4/3 पाई आर क्यूब बैलून का, ये इधर ले जाओ, माइनस वेट ऑफ बैलून कर दो, प्लस वेट ऑफ गैस। डायरेक्ट दे रखिए तो डायरेक्ट रख दो, नहीं तो इस फार्मूले से निकाल लो। ये फार्मूला आपने याद करना, ये पेलोड होता है। पेलोड मतलब कितना लोड लेकर के हम किसी बैलून के साथ एयर में ऊपर की तरफ उड़ सकते हैं। तो पेलोड इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू एयर इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बैलून में, माइनस वेट ऑफ बैलून प्लस वेट ऑफ गैस। तो एक आधा प्रॉब्लम आपका कभी कभार किसी बुक में या एनसीईआरटी में भी एक आधा प्रॉब्लम इस पर बेस्ड दिया हुआ है। क्लियर बेटा? पेलोड, यस सर। पेलोड का मतलब क्लियर है? यस तो सर। ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। अब इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे इक्विलिब्रियम वाला नेक्स्ट में। आज मैं डीपीपी भेज दूंगा आपको, वो भी डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, नाउ आई एम लिविंग। सर हाँ सर आपने अभी वो नाइट्रोजन पेरोक्साइड का हाँ हाँ बोलो। सर आपने अभी नाइट्रोजन किसका? पेरोक्साइड का आपने N2O बताया, तो वो तो नाइट्रस ऑक्साइड का होता है ना? N2 नाइट्रस ऑक्साइड है बेटा, वो नाइट्रस ऑक्साइड। हाँ सर, मैं N2O2 है तो उसका N2O। आपसे नाइट्रोजन पेरोक्साइड। हाँ तो नाइट्रोजन पेरोक्साइड का, हाँ तो N2O2 कर दो, N2O2 N2O2 कर दो। O2। अच्छा बट ये मैंने कभी सुना नहीं नाइट्रोजन पेरोक्साइड, ये तो मुझे लग रहा है कैसे बोल रहे हो, लेकिन मैंने नाइट्रोजन पेरोक्साइड नहीं सुना मैंने भी कहीं। नहीं सुना, बट मैंने नेट पे देखा था तो उसमें N2O4 दिखा रहा था। ये होते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड N2O एंड नाइट्रोजन पर ऑक्साइड कैसे दे दिया N2 पर ऑक्साइड के हिसाब से भी O2 कितना होता है 2 नेगेटिव, और नाइट्रोजन कितना होता है N, वो जो N होता है वो 3 होता है। और उसमें भी जो है अगर फार्मूला ही बनाओगे तो N2 अजीब सा फार्मूला बनेगा, O2 तो कैसे दिया नेट पे N2O4 दिखा रहा है। N2O NO और N2O3 N2O4 और N2O5, ये 5 होते हैं ऑक्साइड, ये वाले 5 ऑक्साइड होते हैं। ये जो N2O4 है ये इसी का डायमर है, हाँ। इसका NO2 का, एक N2O है ना, और N2O3 इसका ये डायमर होता है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है NO2। तो N2O4 अगर NO2 है किस हिसाब से कह रहा है, या ये तो हो सकता है कि बीच में ये ऑक्सीजन आ रहा है नाइट्रोजन पर ऑक्साइड N2O4 कहीं, लेकिन मैं देखा नहीं मैंने कभी अभी तक, तो दे रखा है तो वही ले लो N2O4। हाँ सर।
हाँ बोलो। सर आपने बताया था कि जहाँ पे आपने बताया था दो कंडीशंस बताई थी, वो जो कि वॉल्यूम नेग्लिजिबल होती है मॉलिक्यूल की, और जो है कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होता, बट वो तभी वैलिड होगा जब हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर होगा तो गैस बिहेव करेगी आइडियली। सो तो एनसीईआरटी में लिखा है कि देयर इज नो फोर्स, हाँ देयर बेटा। इज नो फोर्स ऑफ हम्म। अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे तो फिर नहीं होना चाहिए ना, अगर हाँ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका मतलब जो है ये जीरो है। नहीं नहीं, वो 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 ऑर्डिनरी टेम्परेचर किसको कह रहा है? वो रूम टेम्परेचर को कह रहा है ऑर्डिनरी टेम्परेचर ना। तो रूम टेम्परेचर को बोल रहा है वो। तो हमारा यहाँ जो होता है हर एक गैस के लिए अलग अलग होता है, वो वैल्यू देखेंगे तो हर एक गैस के लिए अलग अलग। तो वो ये कहना चाहता है वो क्वेश्चनिंग की फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग कि रूम टेम्परेचर पर आप कैसे करोगे, आइडियल बिहेव कब बताओगे आप रूम टेम्परेचर, तो उसको नॉर्मल बोल रहा है वो। हाई का मतलब हाई रेंज अलग, हर किसी के लिए अलग अलग है ना हाई का मतलब। जैसे हाइड्रोजन गैस है, उसका लिक्वेशन बहुत डिफिकल्ट है, उसके लिए तो रूम टेम्परेचर ही बहुत हाई हो जाएगा, हाँ है ना, वो इसलिए लिखा हुआ है। ओके सर। हर एक के लिए वो वैल्यू अलग अलग आएगी, तो हम नेचर कंसिडर करके करते हैं। ओके सर। ओके।